ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಸ್. ನಮ್ಮೂರಿನ ಒಲೆ ಮಾರಿನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಅವುಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತವೆ ದಣಿ, ಆದ್ರೆ कालिंग सर्प मात्रನೇ. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. आप सभी का स्वागत है मेरी जुबान की फैमिली में. और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये इसी साल का है. तो पहले इसके बैकग्राउंड में चलते हैं. आजकल हम सभी ना साउथ इंडियन की डब मूवी खूब देखते हैं और हर डब मूवी में मतलब मज़ा आ जाता है. बॉलीवुड, मैं तो आजकल बॉलीवुड देखना बंद कर चुका हूँ. मैं सिर्फ आपके साउथ इंडिया के जितने कन्नड़ मूवी हो गई या आप कह सकते हैं कि तेलुगु हो गया, ये सब मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो जो डायलॉग डिलीवरी करते हैं उसकी बात ही कुछ और है. और छोड़िए, ये बात अलग है कि मैं क्या करता हूँ. आप भी शायद डब मूवी देखते होंगे. मैं ये कहानी जो है आज आपको सुनाता हूँ वो है बेंगलोर की. बेंगलोर में जून के वक्त में एक केस बहुत उछला था जिसमें बहुत बड़े इंसान का नाम आया था. जब वो इंसान का नाम आया तो लोग चौंक गए थे. चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ था. मई का महीना था और सुबह सुबह 6 बजे एक डिलीवरी बॉय बेंगलोर के किसी एरिया में, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, बेंगलोर के एरिया में वो गुजर रहता है, किसी नाले के पास से गुजर रहा होता है और वहाँ उसकी नज़र एक जगह पड़ जाती है जहाँ के करीबन काफ़ी कुत्ते किसी एक जगह पे जाके मतलब बहुत अटैक कर रहे हैं, बहुत कुछ नोच रहे हैं, खा रहे हैं, कूट रहे हैं, जो भी है कुत्ते की जो बिहेवियर होती है वही कर रहे थे वो. तो ये आदमी पता नहीं इसको क्या हुआ, वो जाकर नज़दीक जाकर देखता है. तो जैसे ही वो नज़दीक जाकर देखता है तो देखने के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो वो सुबह सुबह देखना नहीं चाहता. उसने इमीडिएटली पुलिस को कॉल किया, पुलिस को बताया जो उसने देखा था. उसके बाद पुलिस जैसे ही सुनती है, क्योंकि ये लाश का मामला था, मौका वारदात पे पहुंचती है और जहां वो जाती है तो कुत्तों को पहले भगाती है. भगाने के बाद देखती है कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, लहूलुहान है, बॉडी पड़ी हुई है. कुत्ते आए उसको बहुत जगह से उसको घाव दे चुके हैं. कुत्तों को भगाने के बाद लाश को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसको भेज देती है. कुछ दिन तो इंतज़ार करती है कि भैया क्या है इस लाश का, कुछ तो कोई क्लेम करने के लिए आ जाए. सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट पार्ट थी कि इस इंसान की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, कि ये आइडेंटिटी जो है इस्टैब्लिश नहीं हो पा रही थी. अब अचानक अब पुलिस क्या करती है कि सबसे पहले उनके लिए केस था कि इस बॉडी को आइडेंटिफाई कराना, इसको एक नाम देना. तो पहले क्या करती है, आसपास के पुलिस थानों में खबर भिजवाती है और उनसे पूछवाती है कि क्या कोई मिसिंग कंप्लेन है क्या. जब कुछ नहीं मिलता, कुछ दिन तक नहीं मिलता, अचानक उनको एक खबर आती है. एक पुलिस स्टेशन पे किसी महिला ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी और आइडेंटिटी दी थी. अभी इसका पोस्टमार्टम हुआ नहीं था तो ये मॉर्चरी में रखी हुई थी. और जब ये खबर मिलती है तो वो पुलिस थाना जो है उस कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, कांटेक्ट हो भी जाती है. फिर माँ को बुलाया जाता है, माँ आती है. जैसे ही माँ देखती है लाश को, वो अपने बेटे को पहचान जाती है. वो कहती है हाँ ये मेरा बेटा है, रेणुका स्वामी. अब रेणुका स्वामी को मैं इस तरह कहूँ कि रेणुका स्वामी जो है एक आम शहरी था, बहुत ही लो प्रोफाइल का बच्चा था और
वहाँ के अपोलो फार्मेसी में, जैसे कि अपोलो की बहुत सारी, आप देखो कि साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा इसके हॉस्पिटल्स, इसके मेडिकल कह सकते हैं मेडिकल की दुकान होती है जहाँ मेडिसिन मिलते हैं। तो इन्हीं एक दुकान में ये काम करता था और डेली रोज़मर्रा की तरह ये भी डेली काम पे जाता था, वापस आता था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। पुलिस ने ये सारे खबर उसके लिए जुटाई। जैसा कि माँ ने बताया कि रोज़मर्रा की तरह 8 जून को सुबह घर पे बोल कर जाता है कि काम पे जा रहा है, और जब शाम तक नहीं आता उसकी माँ को घबराहट होती है, और 9 जून को वो पुलिस में मिसिंग कंप्लेन लिखवाती है कि उनका बेटा जो रेणुका स्वामी है वो कल से नहीं मिल रहा है। अब जैसे ही लाश मिली, मीडिया में खबर पहुंची और ये केस सबके जिज्ञासन में आ गया। सब लोग पूछने लगे कि ये क्या हो रहा है बेंगलुरु में। तो जैसे कामाक्षी पलाई जो पुलिस स्टेशन है, 3-4 दिन के बाद लाश जैसे मिल जाती है और न्यूज़ खबर पूरे मीडिया में आ जाती है, टीवी न्यूज़ में आ जाती है, तो कामाक्षी पल्लई के एक पुलिस स्टेशन में 3 लोग आते हैं और कहते हैं कि ये जो मर्डर आपने देखा है रेणुका स्वामी का, जो खबर आपने चलाई है, इसका कत्ल मैंने ही किया, हम लोगों ने किया है। पुलिस वाले पहले तो चौंक जाते हैं, क्योंकि जनरली जब कोई कत्ल करता तो सबसे पहले वो भागता है, अपनी आइडेंटिटी छुपाता है और वो कहता है कि नहीं हम, मतलब वो भागता है बेसिकली। वो अपने आप को बहुत कोशिश करता है कि पुलिस को चकमा दे दे, कोई कारण ना हो कि वो पकड़े जाएंगे तो उनकी बुरी हालत होगी। लेकिन यहाँ तो कत्ल करने वाला खुद आकर कहता है कि इकबाल जुर्म करता है कि रेणुका स्वामी का कत्ल उन्होंने ही किया, उन लोगों ने, तीनों ने मिलकर किया। अब पुलिस वाले खुश, कहते कि देखो बैठे बैठाए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये केस तो है यूं ही सॉल्व हो गया। लेकिन जो एसीपी थे उनका माथा ठनका। वो सोचते हैं इतनी आसानी से, ऐसा क्या बात है कि एक नॉर्मल इंसान है, जिसको उसकी कोई मतलब कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, एक सिंपल सा इंसान है जो नौकरी डेली करता है जाता है, उसका कोई ना फिरौती ना कुछ उससे कुछ ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो गरीब परिवार से था, मतलब लोअर क्लास से था। तो इसका कत्ल कोई क्यों करेगा? अब एसीपी डिसाइड करते हैं कि नहीं, इसके साथ इसका और छानबीन की जाए। उनको शक हो चुका था कि इतनी आसानी से कोई कैसे केस सॉल्व हो सकता है, कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो इनको उनके दिमाग में एक ख्याल आया। उन्होंने तीनों महाशय जिसको कहते हैं, तीनों अपराधी को उन्होंने बारी बारी से क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि हाँ बताओ कि कहाँ तुमने मारा, कब मिले, कैसे मिले, किस हथियार से मारा। तो ये जो क्वेश्चन रूटीन क्वेश्चन होते हैं, इन तीनों से सेम क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसी बात थी कि तीनों ने अलग अलग जवाब दिए। अब जब अलग अलग जवाब दिए तो उनका माथा ठनक गया। अब माथा ठनक गया, मतलब हो ना हो, बात कुछ और है। अब इनके तीनों की कॉल डिटेल खंगारी गई और आसपास जो 8 तारीख और 9 तारीख के आसपास की जो कॉल डिटेल्स थी उसको खंगारा गया। जब कॉल डिटेल को खा तो जनरली सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक नंबर के पास आके उनका दिमाग सटक गया। वो सरप्राइज हो गए। वो जो नाम था वो किसी को विश्वास नहीं था। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको कि साउथ और बॉलीवुड
जैसे नॉर्मली क्या होता है कि बॉलीवुड के स्टार बॉलीवुड होते हैं, टॉलीवुड होते हैं, फिर आपका कॉलीवुड होता है, देन देयर इज अ कन्नड़ की मूवी के जो सुपरस्टार होते हैं, या कहें तो उनकी फिल्म इंडस्ट्री का जो नाम उनको दिया गया है वो है सैंडलवुड। क्यों? सैंडलवुड बेसिकली वहां के जंगलों का, आपने वीरप्पन का नाम सुना ही होगा, तो उससे रिलेटेड उन्होंने नाम रखा है। अब और वहां के और बॉलीवुड के जो चाहने वाले हैं, जो अपने स्टार को चाहते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क। क्योंकि साउथ के जो स्टार होते हैं उनको बेसिकली पूजते हैं, उनके अपने अपने फैन क्लब्स होते हैं। और आप समझिए, कभी कभी तो मैंने देखा है रजनीकांत को, जब उनकी मूवी शुरू होती है, लोग 4 बजे से ही 3 बजे से ही लोग सिनेमा घरों के सामने लग जाते हैं। उनको बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई जाती हैं, बड़े बड़े कटआउट्स होते हैं। उसके बाद उसके ऊपर दूध की, कितनी बार दूध की बरसात। तो इससे पता चलता है कि कितनी पॉपुलैरिटी है साउथ इंडिया के जो प्रशंसक हैं, जो दर्शक हैं, अपने स्टार्स को कितना प्यार करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, सारे स्टार्स के अपने अपने नाम हैं। थलाइवा, देन पावर स्टार, देन पता नहीं, बहुत सारे नाम हैं। तो ये जो नाम था ये था दर्शन, और जैसे दर्शन का नाम आया, तो दर्शन का नाम जो है वो है, आप एक एक सुपरस्टार की तरह बैंगलोर में, सैंडलवुड में उनका जो रुतबा है वो अलग ही है। बट पूरे चौंक गए कि भैया, दर्शन दरअसल एक मामूली लड़के इन इन चोरों के साथ, ये डकैतों के साथ क्या कर रहा है। और दर्शन की बात, और जब फोन कॉल डिटेल्स निकाली गई तो और उनका लोकेशन चेक किया गया, तो लोकेशन में बहुत जगह ऐसा था कि ये खूनी और दर्शन दोनों एक ही जगह पे पाए गए। अब जो है दर्शन दर्शन जो है एक मामूली इंसान नहीं है। दर्शन जो है वो करीबन 2000 के दशक में आए थे। उनकी पहली हिट मूवी 2002, और अभी रिसेंटली 2023 में इनकी जो टेरा करके एक मूवी थी, वो सुपर डुपर हिट हुई थी। और हम भी इनको, मैंने भी बहुत, जब दर्शन का नाम मैंने सुना तो मेरी आंखों के सामने मैंने भी कितनी मूवी उसकी देखी, और सारा चेहरा, मतलब बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं एक एक ऐसा इंसान भी इन्वॉल्व हो सकता है किसी के कत्ल में। बट अब जो है पुलिस अब दर्शन की कुंडली खंगालने लगती है। अभी तक दर्शन को मालूम नहीं है कि पुलिस को पता चल चुका है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से, अब तीनों ने जो है, तीनों ने एक वालेजुर्म कर लिया था, लेकिन पुलिस को तो स्टैब्लिश करना था। पुलिस ने अपना तफ्तीश चालू की। अब जब तीनों ने अलग अलग बयान दिए, उसके बाद इनकी धर कुटाई हुई। बड़े पसंद से इनके साथ प्रेम विवाह किया गया, प्रेम प्रसंग किए गए, प्रेम से बात वार्तालाप की। जब पुलिस ने अपने हिसाब से स्टार्ट किया तो इन्होंने अपनी बात बताई। और दरअसल स्टोरी जो जानकर आई है कि दर्शन जो है साउथ के सुपरस्टार तो हैं ही, और बहुत रसूखदार है। बेसिकली बहुत फेमस है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल कनेक्शन है। उनके पिता जो थे वो भी उस फिल्म इंडस्ट्री से जो है बहुत बड़े विलन थे, विलन का रोल करते थे, तो पैसे की कमी तो थी नहीं। बट जैसे मैं आपको कहूँ कि लोग पूछते हैं इनको, कोई कोई तो भगवान मानते हैं, और अपने स्टार के खिलाफ वो कितना भी कुछ भी कर दे, लेकिन अपने स्टार के खिलाफ वो सुनना पसंद नहीं करते। तो ये है प्रेम साउथ इंडिया के लोगों का अपने स्टार्स के लिए। अब दर्शन जो है
दर्शन की शादी जो दर्शन जो है शादीशुदा था और उसकी वाइफ का नाम था विजय लक्ष्मी और उससे एक बेटा भी हुआ उसको। जिंदगी कुछ ऐसी चलती रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद विजय लक्ष्मी और दर्शन में मनमुटाव चालू हो गया, क्योंकि दर्शन शादीशुदा था, विजय लक्ष्मी उसकी पत्नी थी। लेकिन कुछ दिनों से इनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। अक्सर लड़ते झगड़ते, और लोग कहते हैं कि इन दोनों के मनमुटाव के बीच में किसी तीसरे का आना है। और तीसरा कौन था? तो उस समय की मॉडल और एक्ट्रेस अपने आप को कहती थी, उसका नाम था पवित्रा गौड़। पवित्रा गौड़ बेनिहायत ही खूबसूरत, और पवित्रा गौड़ ने जब आई थी अपने, जब नई नई इंडस्ट्री पे पैर कदम रखे थे, तो उसने फोटो शूट करवाए थे। और फोटो शूट करने के बाद और वो अपना काम मांगने के लिए जाती है, तो इधर दर्शन को भी एक नया चेहरा चाहिए था, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक उसने किसी के साथ काम नहीं किया। तो जैसे वो पलट रहा था, उसमें पवित्रा गौड़ का जो है फोटो आता है और पवित्रा गौड़ को बुलाता है। उस जिस मूवी के लिए बुलाता है, पवित्रा गौड़ को वो मूवी तो नहीं मिलती, क्योंकि शायद एक्टिंग स्किल्स पे थोड़ा सा काम करना था। लेकिन इस मुलाकात के बाद वो दर्शन के साथ अक्सर देखी गई, इनके बीच दोस्ती हो गई, काफी एक दूसरे से बातें करने लगे। और अब जो है पवित्रा और दर्शन दोनों काफी समय पवित्रा और दर्शन दोनों काफी क्लोज आ चुके थे, जिसके वजह से विजय लक्ष्मी ने केस कर दिया था। अक्सर इनके बीच में झगड़ा होता था, तो विजय लक्ष्मी ने इन पे वायलेंस का केस किया था, जिसके वजह से दर्शन को कुछ दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा। एक दिन सोशल मीडिया पे पवित्रा गौड़ जो है एक पोस्ट डालती है विथ लव साइन, और उस पर लिखती है, हमारी जिंदगी के 10 साल। अब जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पे जाती है, तो उसमें विजय लक्ष्मी को भी मिलता है। फिर बहुत सारे लोग, जैसे मैं भी हूँ फैन, तो मुझे भी मिलता है। बेसिकली पवित्रा गौड़ ने दर्शन और अपने रिश्ते पे मुहर लगा दी थी, और जैसे कि दर्शन शादीशुदा था, बहुत लोग जो ये स्टोरी पढ़ने के बाद, कुछ लोग ऐसे थे कहते ठीक है, स्टार है, मेरा भगवान है, वो जो करेगा सब सही है। बट लेकिन कुछ लोग जो थे वो इस बात से नाखुश थे कि दर्शन की जिंदगी में कोई और महिला, जो कि पहली एक महिला ऑलरेडी है, उसके रहते रहते दर्शन की जिंदगी में एक और महिला। तो मतलब लोग कहते हैं कि अपने भगवान से कभी भी ना इतना प्यार करते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके भगवान की छवि कभी खराब हो। इतने में किसी दूर में एक रेणुका स्वामी करके एक लड़का था। जब ये पोस्ट उसके पास गया, तो उसे बहुत बुरा लगा। अब उसने उस पोस्ट को बुरा लगा, और वो एक ऐसा फैन था जो कि उस पाले में आता था, जो कि अपने भगवान से एक्सपेक्ट नहीं करता था। तो रेणुका स्वामी ने उस पोस्ट पे जवाब दिया, उसने बहुत बुरा भला कहा। अब जब बुरा भला कहा, तो पहले तो उसने कहा कि तुम क्या कर रही हो, किसी की जिंदगी खराब कर रही हो, ये तुमको शोभा नहीं देता, तुम एक औरत होकर दूसरी औरत का घर उजाड़ रही हो। तो पहले बात तो ये हुई। फिर कुछ दिनों के बाद फिर एक पोस्ट आया। इस बार रेणुका स्वामी अपने आप को संभाल नहीं पाया, और उसने जो था अनाप शनाप जो था उसने उस पोस्ट पे लिखा।
रेणुका स्वामी के लिखे हुए पोस्ट को पवित्रा गौड़ तक पहुंची। पवित्रा गौड़ बहुत गुस्सा हुई, और अब जब कभी भी पवित्रा गौड़ पोस्ट मारती जिसको दर्शन के रिलेटेड होता, रेणुका रेड्डी रेणुका स्वामी उस पर कमेंट करता और बुरी तरह कमेंट करता। अब जो है पवित्रा गौड़ का सब्र का बांध टूट चुका था। अब वो दर्शन के पास जाती है और वो पोस्ट दिखाती है, बोलते इसका तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब जब औरत मर्द को फोर्स करती है तो मर्द को करना ही पड़ता है, क्योंकि मेल ईगो आ जाता है बीच में। तो रेणुका स्वामी दर्शन को बोलती है कि इसका कुछ बंदोबस्त करो। दर्शन देखता है पोस्ट को, वो भी नाराज होता है, बहुत गुस्सा होता है, और वो कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूं। अब उसने कुछ लोगों को काम पे लगाया और बोला कि इसका फाइंड आउट करो कि भैया ये कौन है, कहाँ से है, कौन ऐसा इंसान है कि मेरी जिंदगी में इतना इंटरेस्ट ले रहा है। तो साउथ इंडिया में बेसिकली क्या होता है ना कि फैन क्लब्स होते हैं। साउथ इंडिया में फैन क्लब्स होते हैं कि उसी में एक फैन क्लब है, राजेंद्र नाम का एक बंदा जो कि फैन क्लब चलाता था, वो दर्शन का फैन क्लब चलाता था। यानी कि दर्शन के फैन जो दर्शन के फैन है वो वहाँ रजिस्टर करते हैं और आसपास के लोगों को पता चल ही जाता है कि भैया कौन किसका क्या फैन है। उसी तरह बहुत कोशिश करने के बाद राजेंद्र को रेणुका स्वामी का पता चल जाता है। रेणुका स्वामी जब राजेंद्र को जब पता चल जाता है रेणुका स्वामी के बारे में, तो दर्शन को बताता है कि हाँ सर हमें पता चल गया कि कौन है। तो दर्शन इमीडिएटली कहता है कि उसको खत्म कर दो, उसे मौत के घाट उतार दो, मुझे नहीं चाहिए जिंदा ये। पहले जैसे ही सुनता है राजेंद्र चौंक जाता है और वो कहता है कि सर सिर्फ एक पोस्ट करने के लिए आप उसे मौत के घाट उतार दोगे, ये तो समझ में नहीं आई। और वो खुद भी डरा हुआ था क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि दर्शन कुछ ऐसा कहेगा। लेकिन दर्शन ने कहा कि तुम लोगों को मैं तुम लोगों को मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा, मैं तुम सबों को 20-20 लाख रुपए दूंगा, तुम इसको मार दो। अब जब पैसे की बात आई तो ये मान गए। अब राजेंद्र रेणुका स्वामी के घर जाता है। वहां जाते अब रेणुका स्वामी को मालूम था, वो इंट्रोड्यूस करता अपने आप को कि मैं राजेंद्र हूँ और मैं फैन क्लब चलाता हूँ, तो और तुम भी दर्शन सर के फैन हो। तो जब जब ये बातें कर रहा होता है तो रेणुका स्वामी को ये नहीं मालूम कि वो किस लिए आया है। वो बहुत खुश होता है, कहता है कि थैंक यू वेरी मच, उसको आधा सत्कार करता है, पानी वानी पूछता है। उसके बाद कहता है कि सर कभी दर्शन सर से मिलाओ ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैन था, अपने भगवान से मिलना चाहता था। तो कहता है आज ही मिला देते तुम्हें, क्योंकि दर्शन सर आज आने वाले हैं हमारे क्लब में, आज ही तुम्हें मिलाते हैं, चलो तुम्हें आज मैं दर्शन सर से मिलवाता हूँ। जब रेणुका स्वामी को पता चलता है कि अरे आज उसकी बरसों की मुराद पूरी होने वाली है, जो कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपने भगवान से मिलेगा, जबकि वो फर्स्ट शो हर मूवी देखता था दर्शन, और एक नहीं 3-4 बार मूवी देखता था। तो एक ऐसा फैन था। अब वो सोचता है यार घर बैठे मुराद पूरी हो रही, इससे अच्छी बात क्या है। फिर वो धन्यवाद करता है राजेंद्र का। राजेंद्र उसको ले जाता है, ले जाने के बाद एक गोडाउन पे ले जाता है। अब गोडाउन पे जैसे ही ले जाता है तो इमीडिएटली उसके हाथ पैर बांध देते हैं। अब हाथ पैर बांध देने के बाद उसको अब वो चौंक जाता है, क्योंकि पहले जो बिहेवियर था वो बहुत फ्रेंडली था, अब जो बिहेवियर हो गया वो डिफरेंट हो गया। वो कहता है राजेंद्र से कि सर क्या कर रहे हो, दर्शन सर कहाँ है।
मैं दर्शन सर से मिलने आया और आप लोग मुझे पीट रहे हो, मार रहे हो। जैसे ही थोड़ी देर के बाद एक इंसान, लंबा चौड़ा इंसान वहां एंट्री करता है और जैसे ही वो दर्शन को देखता है उसकी आंखें चौंक जाती है, क्योंकि जब लोग उसे मार रहे थे, कोई लोहे से मार रहा था, कोई बेल्ट से मार रहा था, कोई जो कुछ मिला वहां उससे उसे पीट रहा था। थोड़ी देर के बाद जिस शख्स को वो देखता है वो था दर्शन। अब दर्शन राजेंद्र से हाथ से बेल्ट ले लेता है और उसके बाद जब वो बेल्ट लेता है, रेणुका स्वामी तो वहीं आत्मा उसकी मर गई थी, वहीं से वो, अब वो समझ गया था कि वो फंस चुका है, आज उसका कुछ हो नहीं सकता। वो बेल्ट लेता है, दर्शन भर पेट मारता है, जितना वो मार सकता वो मारता है। उसके बाद वो बाहर जाता है और उन लोगों से कहता है कि इसे मार डालो, और हुआ भी ऐसा ही। लोग वहां से, दर्शन जो है इमीडिएटली ये खबर देता है, दर्शन से ऑर्डर देता है, दर्शन यहाँ से मैसूर चला जाता है। उसकी एक मूवी आने वाली थी उसकी शूटिंग के लिए, और मूवी का भी नाम था डेविल बैक। संजोग से, इत्तेफाक से अब राजेंद्र को ये लोग बहुत मारते हैं, मारने के बाद उठाते हैं और उसको फेंक देते हैं। हाँ, आपको एक और बात कह दूं, दर्शन के कुछ जानकार जो है पुलिस में थे और इन लोगों ने मारने के बाद उससे कांटेक्ट किया था कि बताइए कि ऐसे हम इस बॉडी को डिस्पोज कर सकते हैं और हमारा नाम भी ना आए। तो उस पुलिस वाले ने कहा कि एक काम करो, तुम एक नाले में डाल दो और नाले के बहाव से वो लाश जो है वो बह जाएगी और किसी को लाश मिलेगी नहीं, तो फिर कोई केस बनेगा नहीं। लेकिन हुआ कुछ ऐसे ही, इनकी किस्मत खराब थी, दर्शन की किस्मत खराब थी, वो लाश बही नहीं, वो फंस गई और वो डिलीवरी बॉय को मिल गई। पोस्टमार्टम में पता चला कि इसको, इसकी जो मौत हुई है, मौत से पहले से पीट पीट के मारा गया। एक नॉर्मल सा इंसान को इस तरह पीट के मारना मेरे समझ के परे है। किसी ने कमेंट कर दिया वीडियो, अब जो है अभी दर्शन मैसूर में है। पोस्टमार्टम में पता चल चुका था कि इसे मारा गया है और पुलिस ने सारी कॉल डिटेल्स की छानबीन की, पुलिस ने पुख्ता सबूत इकट्ठा किए। अब इन तीनों ने भी अपनी जुबान खोल दी है, इकबाल जुर्म कर चुके हैं, इनका भी बयान रिकॉर्ड किया गया। अब जो एसीपी हैं उन्होंने जल्दी जल्दी इतने सारे, जल्दी, अब दर्शन को लगा, जैसे ही दर्शन सोचा, दर्शन मैसूर जा चुका था, एसीपी वहां जाते हैं। पहले दर्शन सोचता है कि यार उसके पॉलिटिकल कनेक्शन काफी हैं तो कुछ होगा नहीं, और बहुत सारे लोग उसके, जब ये खबर आई कि दर्शन इसमें इन्वॉल्व है, तो वहां के इनके जो आका थे पॉलिटिकल में, हंकम मच गया। कर्नाटका में हड़कंप मच गया, दर्शन को बचाने के लिए बहुत सारी कवायद लग गई कि दर्शन को कैसे बचाएं। लेकिन जो एसीपी था उसने जो काम कर रखा है, मैं तो हैट्स ऑफ बोलता हूँ उसको, सलाम ठोकता हूँ। उसे जो है कमिश्नर का भी सपोर्ट था। पुलिस वालों ने इतनी जल्दी सारे सबूत इकट्ठा किए कि दर्शन, वो मैसूर पहुंचते हैं, मैसूर के एक आलीशान होटल में दर्शन के पास जाते हैं और दर्शन को कहते हैं कि सर आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा रेणुका स्वामी के मर्डर केस में। दर्शन बोलता मुझे किसी से बात करनी है। बोले सर अभी नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें बंदी बना के ले जाऊंगा, तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। अब दर्शन के पास कोई चॉइस नहीं थी और एसीपी ने केस इतना पुख्ता कर रखा था कि पुलिस के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के सपोर्ट होने के बाद भी दर्शन का कुछ नहीं हो सकता। अब दर्शन पे केस चल रहा है, दर्शन केस के अंदर है। तो सोचिए कि एक इंसान जो है
अपने भगवान को इतना पूजता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और महिला खराब करने के लिए जाती है, तो कमेंट करता है, उसे भी क्या मालूम था कि उसके इस कमेंट की वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अभी भी दर्शन जो है जेल में है, उनके ऊपर केस चल रहा है, फाइनल वर्डिक्ट आया नहीं है, बट केस इतना पुख्ता है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी की तैयारी करने में जुटा हूँ। तब तक के लिए अलविदा, शब खैर, नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है मेरी जुबान की फैमिली में। और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये इसी साल का है। तो पहले इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। आजकल हम सभी ना साउथ इंडियन की डब मूवी खूब देखते हैं, और हर डब मूवी में मतलब मज़ा आ जाता है। बॉलीवुड, मैं तो आजकल बॉलीवुड देखना बंद कर चुका हूँ। मैं सिर्फ आपके साउथ इंडिया के जितनी कन्नड़ मूवी हो गई, या आप कह सकते हैं कि तेलुगु हो गया, ये सब मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो जो डायलॉग डिलीवरी करते हैं उसकी बात ही कुछ और है। और छोड़िए, ये बात अलग है कि मैं क्या करता हूँ, आप भी शायद डब मूवी देखते होंगे। मैं ये कहानी जो है आज आपको सुनाता हूँ वो है बेंगलोर की। बेंगलोर में जून के वक्त में एक केस बहुत उछला था, जिसमें बहुत बड़े इंसान का नाम आया था। जब वो इंसान का नाम आया तो लोग चौंक गए थे। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ था। मई का महीना था और सुबह सुबह 6 बजे एक डिलीवरी बॉय बेंगलोर के किसी एरिया में, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, बेंगलोर के एरिया में वो गुजर रहता है, किसी नाले के पास से गुजर रहा होता है, और वहाँ उसकी नज़र एक जगह पड़ जाती है जहाँ के करीबन काफ़ी कुत्ते किसी एक जगह पे जाके मतलब बहुत अटैक कर रहे हैं, बहुत कुछ नोच रहे हैं, खा रहे हैं, कूट रहे हैं, जो भी है कुत्ते की जो बिहेवियर होती है वही कर रहे थे वो। तो ये आदमी, पता नहीं इसको क्या हुआ, वो जाकर नज़दीक जाकर देखता है। तो जैसे ही वो नज़दीक जाकर देखता है तो देखने के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो वो सुबह-सुबह देखना नहीं चाहता। उसने इमीडिएटली पुलिस को कॉल किया, पुलिस को बताया जो उसने देखा था। उसके बाद पुलिस जैसे ही सुनती है, क्योंकि ये लाश का मामला था, मौका वारदात पे पहुंचती है, और जहां वो जाती है तो कुत्तों को पहले भगाती है। भगाने के बाद देखती है कि एक एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो लहूलुहान है, बॉडी पड़ी हुई है। कुत्ते आए उसको बहुत जगह से उसको घाव दे चुके हैं। कुत्तों को भगाने के बाद लाश को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसको भेज देती है। कुछ दिन तो इंतजार करती है कि भैया क्या है इस लाश का, कुछ तो कोई क्लेम करने के लिए आ जाए। सबसे बड़ी डिफिकल्ट पार्ट थी कि इस इंसान की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, कि ये आइडेंटिटी जो है इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी। अब अचानक अब पुलिस क्या करती है कि सबसे पहले उनके लिए केस था कि इस बॉडी को आइडेंटिफाई कराना, इसको एक नाम देना। तो पहले क्या करती है, आसपास के पुलिस थानों में खबर भिजवाती है और उनसे पूछवाती है कि क्या कोई मिसिंग कंप्लेन है क्या। जब कुछ नहीं मिलता, कुछ दिन तक नहीं मिलता, अचानक उनको एक खबर आती है, एक पुलिस स्टेशन पे किसी महिला ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी और आइडेंटिटी दी थी। अभी इसका पोस्टमार्टम हुआ नहीं था, तो ये मॉर्चरी में रखी हुई थी। और जब ये खबर मिलती है तो वो पुलिस थाना जो है उस कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, कांटेक्ट हो भी जाती है। फिर माँ को बुलाया जाता है, माँ आती है, फिर वो बॉडी को देखती है।
बॉडी की निशानदेही, कपड़े का हालत, जो क्योंकि बॉडी तो ऑलरेडी बहुत बुरी तरह से उसको लहूलुहान उसको ख़राब कर दिया गया था। कुत्तों ने भी कुछ उसके ऊपर हाथ सफाई की थी, जिसकी वजह से लाश की हालत ख़राब हो गई थी। बट फिर भी जो उसके साथ कपड़े मिले थे, कुछ सबूत मिले थे, माँ ने जैसे अपने बच्चे को देखा वो पहचान गई। वो बोलती, हाँ, ये मेरा ही बेटा है। क्या नाम था, सोचेगा यार।